इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ एक सुपर प्लेट वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव करने की। बट ये एक नॉर्मल सुपर प्लेट नहीं है। यहाँ पे ना ही वाटर है, ना ही डर्ट है और ना ही किसी टाइप का स्ट्रक्चर स्पॉन होता है। एंड अपने को यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए रोटन प्लेस खाना होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे मेन गोल होने वाला है टॉर्च को फाइंड करना। सुनने में तो काफी ज्यादा इजी लग रहा होगा, बट ये कितना इजी होगा तुमको वीडियो में भी पता चलेगा। सो या एंजॉय द वीडियो। स्पॉन होते से मेरे सामने थे काफी सारे स्लाइम, जिनको मैंने इग्नोर करते हुए फटाफट से थोड़ा वुड जमा करा एंड अपने लिए कुछ बेसिक टूल्स बनाए। देन स्लाइम को मारकर अपने अचीवमेंट्स को कंप्लीट किया। एंड यहाँ पे मेरा हंगर बार भी खत्म होना शुरू हो चुका था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वुड जमा किया एंड अपने लिए एक डिफेंस वॉल बनाई, नहीं तो रात में मॉब्स अपनी वाट लगा देंगे। उसके बाद मैं आसपास घूमने के लिए निकल पड़ता हूँ, ये सोच के कि शायद से कोई सा मॉब मिल जाए, बट ये होना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। थोड़ी देर के बाद मैंने वापस से वुड जमा करना शुरू कर दिया एंड अपनी डिफेंस वॉल को एक एक ब्लॉक और ऊपर उठाया, नहीं तो स्लाइम अंदर घुस गए तो भी अपनी वाट लग जाएगी। ऐसे में मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। नाउ मेरा फूड लेवल भी काफी जल्दी खत्म हो रहा था एंड अभी रात भी होने में काफी टाइम था। एंड अगर मैं ज्यादा काम करूंगा तो बहुत जल्दी मेरा हंगर पैक खत्म होगा और मेरी डेथ भी हो सकती है। तो मुझे कम से कम काम करके रात का इंतजार करना होगा, जिससे कि मैं फूड जमा कर सकूं। फाइनली थोड़ी देर में रात हो ही जाती है। अब देखो मुझे यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को मारना तो है, बट मैं दूसरे मॉब के हत्या नहीं चढ़ना चाहता, बिकॉज मेरी हेल्थ वैसे भी कम है और कोई मॉब अगर मेरे पीछे पड़ा तो मेरी वाट लग जाएगी। उसके बाद ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुला बुला के उनसे थोड़ा फूड जमा किया, देन अपनी पेट पूजा करी। मैं अंदर काम कर ही रहा था कि अचानक से यहाँ पे एक स्पाइडर आ जाती है, जिससे मैं मरते मरते बचता हूँ ऑलमोस्ट 2 हार्ट पर। उसके बाद मैं बिना सोचे समझे एक पिलर के ऊपर चढ़ जाता हूँ, बिकॉज मैं अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। जैसे सुबह होगी ऑटोमेटिक से सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ जल के मर जाएंगे और अपना फूड का इंतजाम हो जाएगा। बट फिर भी मुझे सुबह होते होते नीचे आना ही पड़ता है, बिकॉज आसपास कुछ ज़ॉम्बीज़ स्पॉन हो चुके थे, जिनको मार के मुझे थोड़ा फूड मिल जाता है। लेकिन सुबह होते से मैंने मॉब्स से ड्रॉप हुए सामान को जमा करा। अब देखो फूड के लिए मैं बार बार रात का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो इससे अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मुझे कैसे भी करके एक टेम्परेरी मॉब फार्म बनाना होगा। उसके बाद जल्दी से मैंने मॉब फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। फार्म को बनाते बनाते मेरा सारा वुड खत्म हो जाता है, तो मैं सीधा निकल पड़ता हूँ वुड जमा करने के लिए। यहाँ पे हमारे एक से काफी ज्यादा स्लो थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन निकल जाता है। उसके बाद जल्दी से मैंने अपने फार्म को कंप्लीट किया, बट अभी भी इसके नीचे एक भी मॉब स्पॉन नहीं हो रहा था। ना अभी रात हो चुकी थी और रात में काम करना किसी खतरे से खाली नहीं था। सुबह होते से फाइनली यहाँ पे थोड़े बहुत मॉब स्पॉन होना शुरू हो चुके थे। अभी के लिए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चमगादड़ ही स्पॉन हो रहे थे एंड साथ ही मैंने कुछ स्पाइडर्स की भी वाट लगाई। देन अपने फार्म को थोड़ा और एक्सपांड किया, जिससे कि थोड़ा फास्ट काम कर सके। देन फाइनली यहाँ पे एक एंडरमैन स्पॉन हो जाता है। मीन्स अभी अपना फार्म पहले से तो अच्छा ही काम कर रहा है। उसके बाद मैंने कुछ स्लैब्स बनाए एंड उनको अपने घर के आसपास लगा दिया, जिससे कि स्लाइम स्पॉन ना हो। मैंने यहाँ पे स्लैब का यूज किया बिकॉज मुझे कम से कम रिसोर्स लगाना था। रात होते से अपना फार्म सच में यार काफी ज्यादा ओपी तरीके से काम करने लग जाता है। सुबह होते से मैंने कुछ ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुला के उनकी वाट लगाई। देन अपने ज़ॉम्बीज़ के लिए एक छोटा सा कलेक्टिंग सिस्टम बनाया। यहाँ पर हम ज़ॉम्बीज़ को इजीली अपनी तरफ बुला के यहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं और उन सभी की वाट लगा सकते हैं। देन एक ज़ॉम्बी को मार के इस काम की शुरुआत करी। ना एक बार फिर से रात हो चुकी थी और अपना ये दिन भी जा चुका था। उसके बाद मैंने वापस से पूरी रात वुड जमा किया। देखो अपने पास वुड जितना भी होगा ना, आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इन सुबह होते से अचानक से मेरे पीछे 2 बेबी ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। मुझे माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक क्रिएचर यही लगता है। सबसे ज्यादा डर तो इनकी स्पीड को ही देख के लगता है। देन उसके बाद वापस अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा और बड़ा किया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ स्पॉन हो। देन आसपास थोड़े से और ब्लॉक प्लेस किए। अगले दिन होते से मैंने ज़ॉम्बीज़ को बुलाना शुरू कर दिया एंड अभी यहाँ पे अचानक से बारिश भी शुरू हो जाती है। इन बारिश के पानी को जमा करने के लिए मुझे कोल्ड्रोन चाहिए होगा एंड मुझे आयरन केवल ज़ॉम्बीज़ से मिल सकता है। इन ज़ॉम्बीज़ के आयरन ड्रॉप करने के चांस केवल 2.5% होते हैं। तो इसी में मुझे यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। उसके बाद मैंने काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को बुला बुला के उनकी वाट लगाई। रात होते से बारिश का मौसम थंडरस्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड चारों तरफ लाइटनिंग गिरना शुरू हो जाती है। एंड मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। एंड एक लाइटनिंग तो मेरे घर के पास में गिर जाती है। गलती से लाइटनिंग गिरने के बाद बारिश बंद हो गई ना, तो अपनी वाट लग जानी है। दिन सुबह होते से वापस से बारिश बंद हो जाती है एंड एक बार फिर से मेरे पीछे एक बेबी ज़ॉम्बी पड़ जाता है। इसकी पता नहीं मेरे से क्या ही दुश्मनी है। बेचारे इसके पापा आते हैं तो खुद ही सरेंडर कर देते हैं। एक बार फिर से मैं मरते मरते बचता हूँ, वो भी एक स्केलेटन की वजह से। ना भी मेरे पास सफिशिएंट स्ट्रिंग हो चुकी थी, तो मैंने जल्दी से एक बेड बनाया। फाइनली फर्स्ट नाइट विद बेड। अगले दिन मैंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे स्लैब लगाए, जिससे कि मॉब स्पॉन ना हो। उसके बाद मैंने काफी देर तक अपने मॉब फार्म के ऊपर काम किया एंड अभी तो अपने को फूड की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। वो बात अलग है कि ये सबसे घटिया फूड है, बट अभी अपने को इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसी को तो सर्वाइवल बोलते हैं। उसके बाद भी मैंने ज़ॉम्बीज़ को मारना कंटिन्यू रखा। पूरा दिन काम करने के बाद फाइनली मेरे पास सफिशिएंट आयरन हो चुका था। उसके बाद मैंने जल्दी से कोल्ड्रोन बनाया एंड उसको एक जगह पे प्लेस कर दिया। अब जैसे यहाँ पे बारिश शुरू होगी थी, ऑटोमेटिक से फील हो जाएगा और अपना काम बन जाएगा। एक बार कोल्ड्रोन को लगाने के बाद मैं तब तक नहीं उठा सकता उसको जब तक कि वो फील ना हो जाए, बिकॉज अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा वाटर वेस्ट हो जाएगा। ना भी मुझे एक परमानेंट मॉब फार्म बनाना होगा जो कि ज्यादा अच्छे से काम करे। इसलिए मैं सीधा निकल पड़ता हूँ वुड जमा करने के लिए। वुड काटते काटते अचानक से यहाँ पे बारिश का मौसम आ ही जाता है। उसके बाद मैं जल्दी से अपने कोल्ड्रोन के पास पहुंचता हूँ और वहाँ पे काफी देर तक एफके करता हूँ, जब तक कि
बारिश बंद ना हो जाए। पूरा दिन और रात एफके करने के बाद भी अपना कोल्डन थोड़ा सा भरा था। मुझे अभी सेकंड बारिश का इंतजार करना होगा, शायद उसके बाद भर जाएगा। इससे पूरी किस्मत क्या ही होगी यार। उसके बाद मैं अपने मोब फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ, बिकॉज फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ और करने को था ही नहीं। अब आगे की सारी प्रोग्रेस अपन वाटर के बाद ही कर पाएंगे। अब देखो इस फार्म के अंदर मैं वाटर नहीं लगाने वाला हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है ये फार्म ठीक से काम नहीं करने वाला है। बट जैसे अपने पास वाटर आएगा तो अपन खुद से लगा देंगे। जैसे अपना फार्म बनके तैयार होता है तो ये कुछ ज्यादा स्लो काम कर रहा था। इतना तो मैंने खुद भी इमेजिन नहीं किया था। शायद से थोड़ी देर में अच्छे से काम करना शुरू कर दे, तभी जाके अपना कुछ फायदा होने वाला है। फिलहाल में इससे अच्छा तो अपना टेम्परेरी फार्म काम कर रहा है। एंड जैसे मैं अपनी रेंडर डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो मेरे को पास में एक और लोकेशन दिख जाती है, जो कि दिखने में यार एक छोटा सा बिल्ड लग रहा था। तो मैं बिना सोचे समझे उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता हूँ। जैसे मैं इसके पास में जाता हूँ तो यहाँ पे काफी सारे स्लाइम मेरे पीछे पड़ जाते हैं। एंड उनसे निपटने के चक्कर में नाइट हो जाती है, तो मेरे को वापस से अपने घर को आना पड़ता है। दिन सुबह होते से मैं वापस उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता हूँ। एंड यहाँ से मिल जाते हैं मुझे कुछ पिग। एंड साथ ही यहाँ पे एक चेस्ट थी जिसके अंदर से मुझे काफी ज्यादा बेसिक सामान मिलता है। अगर इन 3-4 आइटम्स का मैं अच्छे से यूज करूँ तो अपन काफी ओपी तरीके से सर्वाइवल जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। देन मैं वापस अपने घर को आ जाता हूँ। एंड फाइनली अभी अपना फार्म थोड़ा अच्छे से काम कर रहा था पहले से, बट फिर भी ये काफी कम था। उसके बाद मैंने काफी देर तक कैरेट की फार्मिंग करी बोन मिल का यूज करके। जैसे सुबह होती है तब मैं मोब फार्म कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम करने लग गया था, मतलब वसूली हो गई यार। देन उसके बाद मैं सीधे निकल पड़ता हूँ अपने पीक की तरफ। इस बार चारों तरफ से मेरे को स्लाइम्स ने घेर लिया था। इन लिटरली गाइस तो कुछ ज्यादा ही हो चुके थे, इसलिए मैं अपने पिक्स की ब्रीडिंग करवा के यहाँ से सीधे निकल जाता हूँ। एंड अचानक से यहाँ पे वापस से बारिश शुरू हो जाती है। इन सच में इस बार की बारिश कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई थी। उसके बाद मैंने वापस से अपने कोल्डन के पास खड़े होकर एफ के किया। एंड इस बार भी अपना कोल्डन पूरा नहीं भरा था, मीन्स मुझे एक और बारिश का इंतजार करना होगा। देन अपने पिक्स को मैं अपने घर लेके आता हूँ, बिकॉज बार बार इतनी दूर आके ब्रीडिंग करवाने में काफी ज्यादा टाइम जाता है। अब से अपना काम थोड़ा फास्ट हो पाएगा। देन उनको मैंने अपने स्टार्टिंग घर के अंदर डाल दिया। इतना एरिया आई थिंक मेरे हिसाब से सफिशिएंट होगा। अभी मुझे बस इनकी जनसंख्या को बढ़ाने पे ध्यान देना है, बिकॉज आगे जाके इन्हीं से अपने को गोल्डन एप्पल मिलेगा एंड उसी से अपने विलेजर भी क्योर होंगे। दिन फटाफट से एक चेस्ट बनाया जिसके अंदर मैंने अपना सारा फालतू का सामान डाल दिया। दिन अपने पिक्स की ब्रीडिंग करवाई। ना अभी मेरे पास इंतजार करने के अलावा और कोई काम नहीं था, तो मैं सीधा निकल पड़ता हूँ वुड माइनिंग पर। काफी देर तक वुड जमा करने के बाद फाइनली मैंने अपने एरिया को थोड़ा और एक्सपांड किया। एंड देखो इतने बड़े प्लेटफॉर्म से कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे को अभी और भी ज्यादा बड़ा बनाना होगा इसको, तभी जाके मैं कोई सा नया बिल्ड बना पाऊंगा। एंड ये काम अपन एक साथ नहीं कर सकते हैं, अपने को धीरे धीरे करना होगा। ना अभी तुम देख सकते हो मेरा मोब फार्म कुछ ज्यादा ही फास्ट काम कर रहा है। एंड अचानक से यहाँ पे एक विलेजर आ जाता है, तो मैंने फटाफट से उसकी वाट लगाई। शायद से बाकी के विलेजर इसको छोड़ के चले गए। ना अभी मेरे पास बहुत सारे बोन हो चुके थे, तो मैंने वापस से कैरेट को फार्म किया। साथ ही अपने पिक्स की भी ब्रीडिंग करवाते रहा। ये काम मैंने लगातार 2-3 दिन तक किया। जैसे ही मैं अपने पिक्स की ब्रीडिंग करवाने के बाद अपने कोल्डन के पास जाता हूँ तो अपना कोल्डन फुल हो चुका था, जो कि सच में अपने लिए काफी ज्यादा ओपी न्यूज थी। मेरे पास ऑलरेडी 2 आयरन इनगट रखी हुई थी, बस मुझे एक और आयरन इनगट चाहिए और अपनी बकेट बन जाएगी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर वापस से अपने मोब फार्म के ऊपर एफ के किया। दिन साथ ही अपने पिक्स की ब्रीडिंग कंटिन्यू रखी। अचानक से यहाँ पे एक वॉन्डिंग ट्रेडर आ जाता है, जो कि अपने साथ रूटेड डर्ट को लेके आया था, जो कि अपने को काफी कम प्राइस में मिल रही थी, बट अभी के लिए मैं इसको नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद जल्दी से मैंने एक बकेट बनाई एंड अपने कोल्डन से वाटर निकाला। देन अपने लिए एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया। नाउ भी मुझे वेट करना होगा थंडरस्टॉर्म के आने का। इन तब तक मुझे ज्यादा से ज्यादा पिक जमा करने होंगे। एंड देखो स्ट्राइक गिरवाने के लिए मुझे एक लाइटनिंग रोड भी चाहिए होगी। एंड अपने को कॉपर मिलने वाला है ड्राउन नोट से, तो मैंने फटाफट से अपने ज़ॉम्बीज को ड्रोन नोट में कन्वर्ट किया, वो भी मोब फार्म के अंदर वाटर लगा के। यहाँ से मुझे कॉपर इजीली मिल जाता है। इन साथ ही में पिक्स की ब्रीडिंग भी कंटिन्यू चल ही रही थी। उसके बाद मैंने एक लाइटनिंग रोड बनाई। जब अपने पास सफिशिएंट पिक हो जाएंगे तभी अपन इसका यूज करने वाले हैं। देन उसके बाद वापस से अपने पिक्स की ब्रीडिंग करवाई। एंड इस सिचुएशन में आने के बाद मेरे लिए तीनों ही फार्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके थे, बिकॉज मुझे मोब फार्म से बोन मिल रही थी और कैरेट फार्म से कैरेट मिल रही थी, जिसका यूज करके मैं पिक्स को ब्रीडिंग करवा पा रहा था। एंड ये काम मैं लगातार काफी दिनों तक करता रहा। इस बीच यहाँ पे एक विच स्पॉन हो जाती है, तो मैंने फटाफट से मोब फार्म को बंद किया। एंड ये विच भी अपने थंडरस्टॉर्म के बाद में ही काम आने वाली है। उसके बाद जल्दी से मैंने विच को बाहर निकाल के बोर्ड में बिठाया। अब देखो अगर विच को पकड़ रहे हैं तो ये पॉइजन का इफेक्ट ना दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। एंड यहाँ पे मैं बाल बाल बचता हूँ हाफ हार्ट पर। एंड यहाँ पे 2-3 पिक पता नहीं कैसे बाहर निकल गए थे, तो मैंने उनको भी पिक किया। एंड इनको मैंने थोड़ा अलग रखा है जिससे कि लाइटनिंग से बच जाए, बिकॉज सभी के ऊपर लाइटनिंग गिर गई तो अपने सारे पिक खत्म हो जाएंगे। अभी अपने यहाँ पे एक वॉर्निंग ट्रेडर स्पॉन हो चुका था, जो कि अपने साथ कुछ पोर्टजोल के ब्लॉक लेके आया था। ये भी इनडायरेक्टली डर्ट के ही ब्लॉक होते हैं, बट अफसोस कि मैं इनको भी नहीं ले सकता हूँ। ना अभी अपने पास पिक तो बहुत सारे हो चुके थे, बट मुझे अभी थंडरस्टॉर्म का वेट करना होगा, तो मैं सीधा निकल पड़ता हूँ वुड जमा करने के लिए। एंड देखो यहाँ पे मैंने जितना वुड जमा किया है ना, उसमें मेरे को सच में यार काफी ज्यादा टाइम लगा है। एंड इसका यूज अपन यहाँ पे काफी ज्यादा ओपी तरीके से करने वाले हैं। एंड जैसे मैं माइन से बाहर आता हूँ, यहाँ पे एक विलेजर स्पॉन हो चुका था, तो मैंने जल्दी से मोब फार्म को बंद किया एंड अपने विलेजर को बाहर निकाल के बोट में बिठाया। अभी अपने को कुल मिला के एक ही चीज का इंतजार है, जो कि है थंडरस्टॉर्म। उसके बाद मैंने अपने विलेजर के लिए एक ऑपरेशन थिएटर बनाया, जिसके अंदर इसका ट्रीटमेंट होने वाला है। एंड लिटरली गाइस मेरे पास अभी पिक काफी ज्यादा हो चुके थे। आई थिंक इतने पिक में अपना काम हो जाना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिनों तक वेट करने के बाद फाइनली थंडरस्टॉर्म आ ही जाता है। उसके बाद जल्दी से मैंने लाइटनिंग रोड को अपने पिक के पास लगाया एंड उनको ज़ॉम्बी फाइट पिकिंग में कन्वर्ट किया। अब देखो सारे पिक्स को एक बार में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने उनको कैरेट का लालच दे के कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने इनको मारना शुरू कर दिया। लिटरली गाइस इनको वुडन स्वॉर्ड से मारने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, तो मेरे को इनके लिए आयरन की स्वॉर्ड बनानी पड़ती है। एंड मैं इनको मार ही रहा था कि अचानक से 2-3 पिकिंग बाहर निकल के आ जाते हैं।
लिटरली यहाँ पे मेरी जर्नी खत्म होते होते बचती है। एंड गाइस ये इतने ज्यादा थे कि इनको मारने के लिए मेरे को अलग अलग हथकंडे अपनाने पड़े। एंड यहाँ से मुझे कुछ गोल्ड इनकट एंड नगड मिलती है, तो फटाफट से मैंने नगड को गोल्ड इनकट में कन्वर्ट किया। देन 2 गोल्डन एप्पल बनाए। उसके बाद मैंने अपने विच को ऑपरेशन थिएटर में डाला। एंड रात होते से अपने ज़ॉम्बी को भी डाल दिया। देन सुबह होते से मैंने अपने विलेजर को क्योर करना शुरू कर दिया। कहीं पर मरते मरते बचने के बाद फाइनली मैंने विलेजर को क्योर कर ही लिया। एंड इस बार मुझे विलेजर को क्योर करते करते पूरा दिन निकल गया। एंड अपने इस विलेजर को मैं फ्लेचर वाली जॉब देने वाला हूँ, जिससे कि अपने को बहुत सारे एमरल्ड्स मिल सके। एंड इन भाई साहब ने यहाँ पर आते से गोल्डन वाली जॉब ले ली, तो मैंने इनकी जॉब को वापस से छीन लिया। एंड इनको फ्लेचर वाली जॉब दी। उसके बाद मैंने अपने विलेजर से बहुत सारे एमरल्ड्स को ट्रेड किया। एंड मेरे इस विलेजर को घूमने के कुछ ज्यादा ही शौक थे, तभी तो बार बार नीचे उतर के आ रहा था। एंड यहाँ पे एक ट्रेडर भी घूम रहा था, जिसके पास लिटरली काफी ज्यादा ओपी सामान था, तो मैंने फटाफट से उससे कुछ सैम्पलिंग को ट्रेड किया। अब देखो यार, स्प्रूस सैम्पलिंग को तो अपन एक ब्लॉक पे उगा सकते हैं, बट डार्क ओक को नहीं उगा सकते हैं। इसके लिए मुझे 4 सैम्पलिंग चाहिए होगी। इन 4 सैम्पलिंग के लिए मुझे थोड़े और एमरल्ड्स चाहिए होंगे, बट मेरे विलेजर के पास एमरल्ड्स खत्म हो चुके थे। एंड उनको आने में पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। ना अभी अपने फार्म के अंदर एक और विलेजर स्पॉन हो चुका था, तो मैंने उसको भी फटाफट से बाहर निकाल के बोर्ड में बिठाया। एंड मेरे विलेजर के पास भी एमरल्ड्स अवेलेबल हो चुके थे, तो मैंने उससे कुछ और एमरल्ड्स लिए। एंड अपने सैम्पलिंग को बाय किया। उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारे स्प्रूस वुड जमा करा। इन कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वापस से एक ट्रेडर आ जाता है, जो कि अपने साथ पोर्टजोल लेके आया था, तो मैंने फटाफट से कुछ पोर्टजोल के ब्लॉक बाय करे। देन अपने डार्क ओक के सैम्पलिंग को ग्रो किया। उसके बाद मैंने यहाँ से बहुत सारा डार्क वुड जमा करा। एंड इस काम को करने में मेरे को लिटरली 2 दिन लग गए। उसके बाद मैंने अपने पोर्टजोल के ब्लॉक को डर्ट में कन्वर्ट किया। एंड इसके लिए अपने को सिंपली इसको ब्रेक करना है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फार्म बनाया, बट फार्म बनाते बनाते मेरी डर्ट ही खत्म हो जाती है। एंड मेरे ट्रेडर के पास भी सामान नहीं बचा था, तो यहाँ पर बची हुई जगह के अंदर मैं एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना देता हूँ। देन सुबह होते से मैंने एक और विलेजर को क्योर किया। एंड अपने इस विलेजर को मैं बैरल वाली जॉब देने वाला हूँ। एंड मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ना भी अपने को इसको थोड़ा अपग्रेड करना होगा। उसके लिए मैं उससे कुछ बकेट ऑफ फिश खरीदता हूँ। एंड उनको अपने स्विमिंग पूल में डाल दिया, जिससे कि स्विमिंग पूल दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे काफी देर तक फिशिंग करी। एंड जैसे अपना विलेजर अपग्रेड होता है, तो ये मेरे को देने लग गया था यहाँ से कैंप फायर। लिटरली अपन कैंप फायर को काफी तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने कैंप फायर को ब्रेक करके उनसे कुछ चारकोल निकाला। एंड उनसे कुछ टॉर्चेस बनाई। नाउ फाइनली अपने वर्ल्ड के अंदर अभी टॉर्च का आविष्कार हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे पोटैटोस को फार्म किया। एंड साथ ही अपने विलेजर्स की ब्रीडिंग भी करवाई, बट पता नहीं क्यों इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट होते होते रुक जाती है। नाउ गाइस अभी अपने पास सफिशिएंट सामान हो चुका है एक बिल्ड को बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं बहुत बड़ा एरिया फ्लेट करता हूँ, जहाँ पे अपना एक बिल्ड बनने वाला है। सो ऑलरेडी गाइस देखो, मेरे हिसाब से सफिशिएंट यार, इससे ज्यादा बड़ा मैं क्या ही करूंगा, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा है यार। देन मैंने अपने घर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एंड गाइस देखो, पिंक के साथ में किसी अच्छे कॉम्बिनेशन को करना काफी ज्यादा हार्ड हो रहा था। एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि केसल के अंदर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक पुराना वाला केसल का डिजाइन उठाया है। एंड यहाँ पे मैंने वुड को रिप्लेस किया है। सो ऑलरेडी गाइस अभी अपना केसल बनके तैयार हो चुका है। यार ये देखने में काफी ज्यादा ओपी लग रहा है यार। बट वेट गाइस देखो यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका जो ब्लैक वाला है ना, उस पर ज्यादा फोकस जा रहा है मेरा, और पिंक पे बहुत कम जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्प्रूस का होता तो ज्यादा सही रहता। A few moments later. Now finally गाइस अभी अपना केसल बनके तैयार हो चुका है। एंड तुम मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि तुमको ब्लैक वाला अच्छा लगा या फिर स्प्रूस वाला ज्यादा अच्छा लगा। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मुझे उससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है ना। इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।